Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 30th of July 2022। 30 जुलाई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। और शुरू करने से पहले फिर से एक बार शुक्रिया कि कल जो मैंने कहा था कि 500 लाइक्स का टारगेट है वो आपने पूरा करवाया, न केवल 500 का, मुझे लगता है 600 का करवाया। अगेन ज़्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए 500 का ही टारगेट रहेगा आज भी। तो आई होप यू पीपल विल डू दैट, है ना। तो ये बस थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, हमें भी अच्छा लगता रहे। बाकी कंटेंट की क्वालिटी की गारंटी मैं लेता हूँ, और दूसरी चीज़ ये कि आपको इससे अच्छा कंटेंट आपको कोई भी नहीं देगा, इसकी भी मैं गारंटी लेता हूँ। कोई दे रहा हो तो मुझे बता देना, ठीक है ना। अपन सुधार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं विद द न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहले सवाल आज के जिनके जवाब आपको देना है। पहला सवाल है, चिन एथनिक ग्रुप रिसेंटली सीन इन न्यूज़ बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इनमें से कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं चिन एथनिक ग्रुप? ऑप्शंस आर श्रीलंका, म्यांमार, चाइना या कंबोडिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इन केस द प्राइस ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेज द बॉन्ड यील्ड विल फॉल। सेकंड है, इन केस द प्राइस ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेज द बॉन्ड यील्ड विल इंक्रीज। थर्ड है, in case the price of bond increases the bond yield will not be affected, and inversion of yield curve essentially suggests that investors expect future growth to be stronger। तो क्या होगा इनमें से करेक्ट आंसर रिगार्डिंग बॉन्ड यील्ड एंड बॉन्ड प्राइस? ये पढ़ाया है मैंने आपको, ऐसा नहीं कोई नया क्वेश्चन नहीं है, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। तीसरा सवाल है, नामसाई डिक्लेरेशन विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली वॉज साइंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। नामसाई डिक्लेरेशन किसके बीच में साइन किया गया था? एक एक करके आंसर्स बता दें। चिन एथनिक ग्रुप पूछा था, तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे म्यांमार के केस में, आपको पता होना चाहिए ये। और वहाँ पे म्यांमार में जो मिलिट्री जुनता है उसने कुछ लोगों को एग्जीक्यूट भी किया था, तो चिन एथनिक ग्रुप याद रखेगा। दूसरा इसमें याद रखिएगा क्वेश्चन है यील्ड और प्राइस में। तो मैंने ऑलरेडी बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस में आपको एक रिलेशन बताया था कि जब भी बॉन्ड प्राइस बढ़ेगी तो बॉन्ड यील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जब भी बॉन्ड प्राइस घटेगी तो बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा है नामसाई डिक्लेरेशन, तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में साइन किया गया है। नामसाई डिक्लेरेशन जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में साइन किया गया है। एंड इसके बाद ये है, असम अरुणाचल प्रदेश ने साइन किया नामसाई डिक्लेरेशन टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट्स, एंड द डिक्लेरेशन मार्क्स द रेजोल्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग 37 लोकेशन। दोनों स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट्स थे उनको सॉल्व करने के लिए भी नामसाई डिक्लेरेशन साइन किया गया था असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे लिख लीजिए। आज का मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, व्हाई वाज इट रिजेक्टेड। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या थे जो वैगनर ने दी थी, और क्यों इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, आपको ये बताना है, ठीक है। व्हाई वाज दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ एल्फ्रेड वैगनर वाज रिजेक्टेड। आई थिंक यू पीपल विल आंसर दिस, है ना। आगे बढ़ते हैं और सी सैट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का सी सैट क्वेश्चन देख लें। तो आज का सी सैट क्वेश्चन जो है ये मेरा तो वीकेस्ट पॉइंट रहा है, मुझे खुद मिरर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो आज का सी सैट क्वेश्चन आपके मिरर के लिए ही है ना। अब ये एक ANS 43Q12 है। आंसर 43 क्वेश्चन 12 जो है इसका आपको बताना है कि मिरर इमेज इनमें से कौन सा होगा। आप चारों देख लीजिए, पॉज करके वेट कर लीजिए, और उसके बाद आप मुझे बताइए क्या आंसर होगा। करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूंगा, है ना। आई विल पिन दी आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आप मैच जरूर करिएगा और बताइएगा जरूर किसी साइड का आंसर क्या है, ठीक है ना। और फिर मैं हो सकता है, क्योंकि मेरा चूंकि ये वीकेस्ट पॉइंट था, तो मैंने इसको सॉल्व करने जो तरीका ढूंढा था वो मैं आपको बता दूंगा, बट आई थिंक यू विल आंसर इट। अब बढ़ते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस में, और एक अच्छे से अच्छी न्यूज़ आइटम्स हम देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर सेक्टर की। कोर सेक्टर आउटपुट जो है वो एक्सपैंड हुआ है बाय 12.7%। तो सबसे पहले हम कोर सेक्टर्स के में क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबल है। एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कोर सेक्टर में आता है, कौन सा नहीं आता है। देखो ये क्वेश्चन हमेशा उन्होंने पूछा हुआ है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और ये बहुत ईजी लगता है, लेकिन वहाँ पर जब आप देखते हैं ना छोटे छोटे सेक्टर्स लिखे तो कन्फ्यूज़ कर देता है। तो याद रखिए कोर सेक्टर के बारे में कि 8 कोर सेक्टर्स हैं। 8 कोर सेक्टर में रिफाइनरी प्रोडक्ट्स 1,
इलेक्ट्रिसिटी दूसरा, स्टील तीसरा, कोल चौथा, क्रूड ऑयल पांचवा, नेचुरल गैस और सीमेंट और फर्टिलाइजर। ये 8 सेक्टर्स 8 हो गए कोर सेक्टर के अंदर। दूसरा सवाल जो यूपीएससी पूछ सकता है वो इनके वेटेज के अकॉर्डिंग पूछ सकता है कि जो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेटेज है वो कितना है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है, उससे कम वेटेज इलेक्ट्रिसिटी का है, उससे कम वेटेज स्टील का है, फिर उससे कम आपका कोल का है, फिर क्रूड ऑयल का है, फिर उससे कम नेचुरल गैस का है, फिर सीमेंट का है उससे कम, फिर फर्टिलाइज़र का। तो सबसे कम फर्टिलाइज़र का, सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का। सब ये दो तो आप बीच पहले याद ही रखिए, है ना। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा पहले दो, और सीमेंट और फर्टिलाइज़र सबसे लास्ट के दो हैं। सीमेंट उसके पहले और फिर उसके बाद फर्टिलाइज़र। तो 4 तो आपको ऐसे याद रहेंगे। अब बीच के 4 याद रखने के लिए याद रखिएगा SCCN याद रखिएगा। शो कॉज नोटिस होता है ना, शो कॉज नोटिस होता है, SCN बोलते हैं उसको, तो SCCN याद रखिएगा, ठीक है ना। स्टील और फिर आपका कोल, क्रूड, नेचुरल गैस, ठीक है ना। तो पहले दूसरे तो याद ही रखना है आपको, रिफाइनरी और इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट के 2 याद रखिएगा, सीमेंट और फर्टिलाइजर। बीच के 4 SCCN याद रखिएगा, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ठीक है ना। IIP याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत का काम है। बेस ईयर इसको निकालने के लिए 2011-12 है। IIP हर मंथ निकाला जाता है ना, हर मंथ निकाला जाता है। NSO इसको कंपाइल करती है। और इसके अलावा जो आपका कोर सेक्टर का है वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी DPIIT के अंदर जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वहाँ से रिलीज होता है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। बाकी आपसे नंबर्स कोई नहीं पूछेगा, लेकिन यही 2 सवाल जो मैंने आपको बताए थे, 2-3 सवाल वो पूछ सकते हैं। टीच लॉ मेडिसिन इन रीजनल लैंग्वेजेस। अब अमित शाह जी का कहना है कि जो लॉ है, मेडिसिन है, उसको आप रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाओ। और यही आपको पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसकी धारणा भी यही है, कहीं ना कहीं एजुकेशन को प्रमोट करना इन द मदर टंग। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि कैबिनेट द्वारा जुलाई 29, 2020 को अप्रूव की गई थी, उसमें कहा गया था कि वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ पे भी पॉसिबल हो, द मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी द मदर टंग। स्पेशली क्लास 5 तक तो ये मैंडेटरी है। अगर हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करें तो क्लास 5 तक ये मैंडेटरी है, एंड प्रिफरेबली अंटिल क्लास 8th, ये भी लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंडेटरीली कहाँ तक है, क्लास 5 तक, और क्लास 8 तक क्या करना है, इसको प्रिफर करना है कि प्रेफरेबली क्लास 8 तक आपको मदर टंग का यूज़ करना है। अब ऑथर ने कहा कि देखो यहाँ पे मैंने 2-3 फैक्ट्स और जोड़े हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखिएगा, जो आइडिया है मदर टंग का, नया आइडिया नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी एक आर्टिकल है, आर्टिकल 350A करके आर्टिकल है, जिसमें कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि स्टेट एंड एवरी स्टेट एंड लोकल अथॉरिटी जो है, दे शुड एंडेवर टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शंस इन द मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। तो आर्टिकल 350A ऑलरेडी कहता है कि मदर टंग को आपको प्रमोट करना है एजुकेशन देने के लिए, ठीक है ना, प्राइमरी स्टेज में एटलीस्ट। दूसरी चीज़, कोठारी कमीशन आपको याद होगा बनाई गई थी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट के लिए 1964-66 के बीच में। तो कोठारी कमीशन 1964-66 के बीच में बनाई गई थी। उसने कहा था पहले 2 ईयर जो है स्कूलिंग के, फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मस्ट बी इन द लोकल ट्राइबल लैंग्वेज, जो वहाँ की लोकल ट्राइबल लैंग्वेज है वहाँ पे होनी चाहिए। एंड द रीजनल लैंग्वेज शुड बी टॉट सेपरेटली एंड शुड बिकम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय द 3rd ईयर। पहले तो लोकल ट्राइबल लैंग्वेज फर्स्ट 2 सालों के लिए, देन रीजनल लैंग्वेज दैट शुड बी टॉट सेपरेटली एंड शुड बिकम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय द 3rd ईयर, ठीक है ना। फिर इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो था, उसने भी कहा था कि एज फार एज पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल शुड बी चाइल्ड्स मदर टंग, ठीक है ना, कि जहाँ तक पॉसिबल हो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, चाइल्ड की मदर टंग होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, देखो याद रखना इन सारी चीज़ों को, आपको हेल्प करेगा। अब देखो एक्चुअली जो होम मिनिस्टर है उन्होंने मैकले का नाम ले लिया कि मैकले का इस एजुकेशन सिस्टम। तो मैं एक बार आपको मैकले के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता दूं। मैकले का विजन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लेना। मैकलेज विजन वाज टू क्रिएट अ क्लास ऑफ ब्राउन साहिब्स। द मैकलेज विजन वाज टू क्रिएट अ क्लास ऑफ ब्राउन साहिब्स। इट वॉज नॉट जस्ट अपोज्ड बाय ओरिएंटलिस्ट, मतलब कि देखो उस समय 2 लड़ाई चल रही थी, एक एंजेलिसिस्ट थे और एक ओरिएंटलिस्ट थे।
एंजेलिसिस्ट जो थे वो बोलते थे भाई कि इंग्लिश को प्रमोट करो, जिसमें आपका लॉर्ड ये मैकले और ये सब आते थे, ठीक है ना। वो दूसरे थे ओरिएंटलिस्ट, जो कहते थे संस्कृत और जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं उनको प्रमोट करो, ठीक है ना। तो इसमें जैसे कि आपको ओरिएंटलिस्ट में आपका आएंगे होरेस हेमैन विल्सन, होरेस विल्सन या होरेस हेमैन विल्सन ओरिएंटलिस्ट था। और ये आपका विलियम बेंटिक और आपका ये जो लॉर्ड मैकले है, ये सब आपके कौन थे, ये आपके एंजेलिसिस्ट थे। तो इनका कहना था कि ब्राउन साहिब्स की क्लास बनानी है। और एक और चीज़ उन्होंने लिखी थी कि मैकले ने कहा था कि वी हैव टू फॉर्म अ न्यू क्लास, फॉर्म अ क्लास हु आर इंडियन इन जस्ट ब्लड एंड कलर, मतलब कि वी हैव टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्सन्स हु आर इंडियन जस्ट इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, मोरल्स एंड इंटेलेक्ट। याद रखिएगा उन्होंने क्या कहा था कि वी हैव टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्सन्स हु आर इंडियंस जस्ट इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, इन मोरल्स एंड इंटेलेक्ट। तो ये आप समझ रहे हो कि मतलब कितने हद तक ये गिरे हुए थे, है ना। और होरेस विल्सन का नाम मैंने लिया तो ही वॉज बेसिकली एन ओरिएंटलिस्ट, और उसने रिटरेट किया था कि भैया संस्कृत को काफ़ी प्रमोशन दिया था। संस्कृत पोयम कालिदास की जो मेघदूत है उसका उसने ट्रांसलेशन, ग्लॉसरी, ये सब बनाया था, है ना। तो काफ़ी यूज़ किया था इन सब चीज़ों का। वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आपने सुना होगा, उसने काफ़ी इंडियन लैंग्वेजेस को पढ़ा था, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। न्यू वार्निंग ऑन ऑल टोबैको प्रोडक्ट सून, तो अब नई वार्निंग आएगी टोबैको में कि टोबैको कॉजेज पेनफुल डेथ। टोबैको जो है वो पेनफुल डेथ कॉज करता है। अब इससे भी अगर बुद्धि नहीं आई लोगों को तो नहीं आएगी। टोबैको के बारे में थोड़ी बातें कर ले। टोबैको एक इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है इंडिया का। तो अगर आपसे कोई भी यूपीएससी पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया और उसने नीचे टोबैको लिख दिया, तो याद रखिएगा टोबैको इज़ अ कैश क्रॉप ऑफ इंडिया। इसको वो मत कर देना कि नहीं है कैश क्रॉप, क्या क्यों होगा, ये तो सिनफुल क्रॉप है ना, ये सब मत बोलना, ये कैश क्रॉप है। और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको का आफ्टर चाइना, ठीक है ना। तो चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, और उसके जस्ट बहुत क्लोज ब्राज़ील है। तो मतलब कई बार ब्राज़ील आगे भी निकल जाता था, कई बार ब्राज़ील पीछे रह जाता था, इतना क्लोज है। तो इंडिया और ब्राज़ील बिल्कुल कट टू कट है। तो चाइना, फिर इंडिया, फिर ब्राज़ील, 3 याद रखिएगा नाम, है ना। और कुछ वेराइटी तो जैसे मीनाक्षी एक कैटरपिलर रेजिस्टेंट वेराइटी है टोबैको की, और ये एक वैरायटी है जैसे कि आपकी बर्ली एक वैरायटी है, FCV एक वैरायटी है, ठीक है ना। ये भी कुछ आपको याद रखना है। TMV एक वैरायटी है, नहीं सॉरी नॉट TMV, FCV इज़ अ वैरायटी, बर्ली इज़ अ वैरायटी, BD एक वैरायटी है इसकी, ठीक है। अब टोबैको जो है उसमें बहुत सारे फाइटो केमिकल्स के सोर्स होते हैं, बहुत सारे फाइटो केमिकल्स होते हैं जैसे कि सोलानेसोल, निकोटीन, ये सब फाइटो केमिकल्स में आते हैं। तो कई बार यूपीएससी आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि इनमें से फाइटो केमिकल्स कौन से होते हैं, है ना। फाइटो केमिकल्स याद रखिएगा जो टोबैको के अंदर होते हैं वो हैं सोलानेसोल, निकोटीन, प्रोटीन्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ होती हैं। और फिर इसके बाद बाकी फिर टोबैको सीड के अंदर आपका वो प्रोटीन इज़ नॉट दैट, लेकिन हाँ ये सोलानोसिल, निकोटीन याद रखिएगा। और दूसरा टोबैको जो सीड्स होते हैं उसमें आपके टोबैको सीड्स आर रिच इन ऑयल, जिसमें कि लिनोलीक एसिड होता है, लिनोलीक एसिड, ठीक है ना, लिनोलीक एसिड, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। MCD टर्न्स अ प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स वेस्ट टू आर्ट पार्क्स। अब यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है, केस स्टडी के लिए आप लिख भी सकते हैं। वेस्ट टू आर्ट पार्क्स बनाए गए हैं दिल्ली में, तीसरा बनने वाला है अभी, और काफ़ी ये प्रॉफिट इकट्ठा कर रहे हैं। तो याद रखिएगा पहला जो वेस्ट टू आर्ट पार्क था वो सराय काले खान में आया था। सराय काले खान ये निज़ामुद्दीन के पास वाला एरिया है, वहाँ वेस्ट टू वंडर पार्क आया था, वेस्ट टू वंडर पार्क, ठीक है ना। दूसरा जो है वो भारत दर्शन कहलाता है, वेस्ट दिल्ली का एक है भारत दर्शन वेस्ट दिल्ली में, एंड इट इज़ ऑल्सो गेनिंग पॉपुलैरिटी अमंग दैट। देन थर्ड थीम पार्क इज़ इन ITO। तीसरा जो थीम पार्क है वो ITO में, जिसका फाउंडेशन स्टोन लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने रखा है, एंड इट हैज़ बीन आफ्टर द आज़ादी का अमृत महोत्सव, है ना। ये ITO में आने वाला है, और ये भारत दर्शन सेकंड वाला है, ठीक है ना, वेस्ट दिल्ली का। तो ये कुछ वेस्ट टू आर्ट पार्क्स हैं जिसका कि काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू भी कलेक्शन भी हो रहा है और टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट इसके मिलते जा रहे हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी एज वेल। कर्नाटका, ये तो न्यूज़ मैंने खैर इकट्ठी नहीं की थी। हाँ, केरला कीन टू रिप्लेस वीट विद रागी, है ना। केरला जो है वो वीट को रागी से रिप्लेस करने वाला है। एंड इसके अलावा
सेंटर को उन्होंने कहा है कि भैया केरला गवर्नमेंट ने सेंट्रल का असिस्टेंस मांगा है ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें रागी पाउडर। अब क्यों रागी इतना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, फिंगर मिलेट या रागी, फिंगर मिलेट भी बोलते हैं इसको, रागी बोलते हैं। इट्स एन इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप विच इज़ ग्रोन इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका, इंडिया और अफ्रीका में ग्रो किया जाता है। और इसका साइंटिफिक नेम एलेयूजिन कोराकाना है, याद रखिएगा एलेयूजिन कोराकाना। और इंडिया जो है वो ये जो रागी जो है सॉरी वो 6th नंबर पे आता है आफ्टर वीट, राइस, मेज़, सोरघम, बाजरा, इन सब के बाद रागी आता है। और रागी जो है फिंगर मिलेट इंडिया में मेनली जो है कर्नाटका में, याद रखिएगा मेनली कर्नाटका का है, और लिमिटेड मात्रा में आंध्रा, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गोवा यहाँ पे भी आता है रागी, है ना, लेकिन मेनली जो है कर्नाटका का ही याद रखिएगा। इसीलिए केरला जो है रागी पाउडर बेचने की और देने की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब इसके अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है ना, तो याद रखिएगा जैसे रागी तो इसको कन्नड़ा, तेलुगु और हिंदी में रागी ही बोलते हैं, और हिंदी में मंगल और मांडुआ भी बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसको कोडरा बोलते हैं, उड़िया में इसको मांडिया बोलते हैं, है ना, और तेलंगाना में इसको तैदालू बोलते हैं, ठीक है, तमिल में इसको केझावारगू बोलते हैं। और इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है फिंगर मिलेट्स की, इसीलिए इसको यूज़ करने की बात की जा रही है केरला द्वारा भी। न्यूट्रिटिव वैल्यू में अगर हम बात करें तो 5 to 8% प्रोटीन होता है, 1 to 2% इसमें ईथर एक्सट्रैक्टिव होता है, कार्ब्स होते हैं 65-75%, देन इसके अलावा 15-20% डाइटरी फाइबर्स होते हैं, 2.5 to 3.5% अदर मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है ना। और फिंगर मिलेट्स हैव्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम, दूसरे सिलेट्स और सीरियल्स और मिलेट्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो कैल्शियम, पोटेशियम ये सब भी ज़्यादा होता है, फैट कंटेंट बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं बेसिकली, योर रागी बेनिफिट्स आर दीज। इसके अलावा कुछ इसमें इसमें कुछ फाइटेट्स भी होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं सॉरी, टैनिन्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। पहले इसको एंटी न्यूट्रिएंट माना जाता था, इन सब चीज़ों को एंटी न्यूट्रिएंट माना जाता था, लेकिन अब इनको एंटी न्यूट्रिएंट नहीं माना जाता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। वी नीड टू प्रोटेक्ट द विसल ब्लोअर्स, जो आर्टिकल है आज का वो है विसल ब्लोअर्स के प्रोटेक्शन के लिए। आथर ने नंबर दिए RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो 2005 में आया था। आथर ने कहा जब से ये आया है उसके बाद से अगर आप देखो तो बहुत सारे RTI एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अपनी जानें गंवा दी हैं, है ना। तो many RTI activists have lost their life. Nearly 100 RTI activists जो हैं they across the country they have been killed and several are harassed on daily basis, ठीक है ना। तो 100 से ज़्यादा की हत्या हो चुकी है और many are harassed on daily basis। अब ऑथर ने कहा कि ठीक है लॉ अच्छा है अगर आपका, लेकिन अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाया, मतलब इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द RTI एक्टिविस्ट, इफ़ सपोज करो विसल ब्लोअर्स में आपने विसल ब्लोअर एक्ट तो लाया लेकिन विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन नहीं दे पाए, तो इसका मतलब है कि ये फिर एक्ट अपने आप में फेल हो जाता है। जैसे एग्जांपल ऑथर ने बिहार का दिया कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्टेट फॉर RTI एक्टिविस्ट, है ना। तो नंबर ऑफ RTI यूजर्स जिनकी डेथ हुई है उसमें नंबर 1 पे आपका बिहार ही है, दैट इज़ नंबर 1। इसके अलावा ऑथर ने कुछ सजेशंस दिए कि क्या करना चाहिए। पहला तो ऑथर ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट मस्ट डायरेक्ट द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू एक्सपीडिशियसली एंड इन टाइम बाउंड मैनर कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशंस इन ऑल द केसेस वेयर RTI यूजर्स हैव बीन हरास्ड। तो जितने भी केसेस ऐसे हैं जिसमें RTI यूज़र अभी हरास हुए हैं उनको एक्सपीडिशियसली जो पुलिस एजेंसी है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर ले, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा इन मेजर्स को। सेकेंड उन्होंने कहा है कि जो अवेलेबल एविडेंसेस हैं दे क्लियरली शो दैट information requested by the murdered RTI users was information that should have been mandatorily disclosed in the public domain under section 4 of the RTI। तो RTI के section 4 ऑलरेडी कहता है कि भाई इन्फॉर्मेशन इनको मैंडेटरली डिस्क्लोज करनी है, ठीक है ना। अब जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है तो ऑथर ने कहा है कि भाई जब ये इन्फॉर्मेशन मैंडेटरली डिस्क्लोज करनी है आपको तो आप इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं करते। तो पब्लिक अथॉरिटीज़ को भी ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप डिस्क्लोज करके रखो इन्फॉर्मेशन। अगर आप डिस्क्लोज करके रखोगे तो कम से कम इन लोगों को उसके लिए जानकारी नहीं लेने जाना पड़ेगा और इनके साथ कुछ नुकसान नहीं होगा इनका। तीसरा है इन ऑल केसेज ऑफ थ्रेट्स
attacks or killings of RTI users, the State Information Commission must immediately direct the relevant public authorities to disclose and publicize all the questions raised and the answers given to the users. In case of threats, attacks or killing of RTI user, the State Information Commission must immediately direct the relevant in public authorities to disclose and publicize all the questions raised. तो जैसे कि अगर कोई थ्रेट है किसी को, या अटैक हुआ है किसी पे, या किलिंग हुई है किसी RTI यूज़र की, तो एटलीस्ट स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को ये करना चाहिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन उसने मांगी थी, जो भी वो चाहता था, वो सारी रिलीज़ किया जाए पब्लिक डोमेन में तुरंत के तुरंत, है ना। तो ये पता चले, तो इससे क्या होगा कि जो अटैक्स हैं जो RTI यूज़र्स के ऊपर, उस पर एक डिटरेंट के रूप में काम करेगा। और लास्ट ऑथर ने सजेशन दिया है कि यू शुड मेक अ लॉ, है ना, अर्जेंटली देयर शुड बी अ लॉ। जैसे कि आपने विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आए आप, ठीक है ना, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, लेकिन अभी भी उसको बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन है नहीं। तो ऑथर ने कहा कि जब तक आप एक लॉ और इसका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं करोगे, तब तक कोई इसका बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आप समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी अनवील्स इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल बुलियन एक्सचेंज। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। याद रखेगा, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है बेसिकली वो लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये NSE का जो IFSC SGX कनेक्ट है, जो गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में बना हुआ है, IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सेंटर है ना इंडिया का, वो पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज हब है एक तरीके से कहना चाहिए। तो वहाँ पर ये इंडिया बुलियन एक्सचेंज जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो बुलियन का वैसे मतलब क्या होता है आपको पता होगा कि बुलियन का जो मतलब होता है वो बेसिकली इट्स गोल्ड, है ना। बुलियन इज़ गोल्ड, जो कि नॉन फिएट जो करेंसी वाला है ना, तो वो आपका बुलियन के अंतर्गत आता है। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो बुलियन तो सबको पता है ना कि क्या होता है, बाकी कंफ्यूज मत होना। बुलियन गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारी चीज़ों मेटल्स होते हैं विदाउट एनी, मतलब ऐसा नहीं है कि इनका वैसा वैल्यू नहीं है। जैसे पेपर है, पीस ऑफ पेपर है, रुपया है, तो उसमें जब तक RBI गवर्नर का साइन नहीं करे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम है, दे आर इनका अपना ही खुद एक वैल्यू है, बिकॉज ऑन वर्च्यू ऑफ बीइंग गोल्ड, वर्च्यू ऑफ बीइंग सिल्वर, वर्च्यू ऑफ बीइंग प्लैटिनम, ये बुलियन में आते हैं। तो ये आपका इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कंट्री का पहला, और NSE IFSC SGX कनेक्ट जो गांधीनगर में लोकेटेड है गिफ्ट सिटी में, विच इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज हब, है ना, गुजरात गवर्नमेंट द्वारा उसको सेटअप किया गया है। तो वहाँ पे इसको बनाया गया है। India is the world's second biggest consumer of gold, and the move is to set up IIBX is seen as India's effort to bring transparency to the market for precious metal। तो precious metal का बेसिकली ट्रांसपेरेंसी, उसकी प्राइसिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये बुलियन एक्सचेंज मार्केट जो है वो बनाया गया है, ताकि जो प्राइजेस हैं उनमें एक स्टैंडर्ड आ सके, एक बेंचमार्क आ सके, और एक जो रियल प्राइजेस मार्केट वेब फोर्सेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो प्राइजेस अचीव की जा सकें, ठीक है ना। तो जो स्मॉल बुलियन डीलर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, वो भी प्रीशियस मेटल में इजीली ट्रेड कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, है ना। एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इंडिया जो है वो लीडिंग इम्पोर्टर है गोल्ड का, है ना। तो गोल्ड का लीडिंग इम्पोर्टर भी इंडिया ही है, एंड काफ़ी इसके ऊपर रेगुलेशंस हैं। तो दिस विल हेल्प बेसिकली, काफ़ी इस सेक्टर को मदद मिलेगी नाउ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ पे अगले जो चीफ जस्टिस है कौन होंगे, इस पे अभी कोई ज़्यादा डिस्कशन हुआ नहीं, लेकिन सीनियरिटी के बेसिस पे जो नेक्स्ट हो सकते हैं वो है जस्टिस UU ललित। तो जस्टिस UU ललित जो है वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हो सकते हैं। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड एज ऑफ नाउ, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने कुछ नाम सजेस्ट किए हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि 1981 में फर्स्ट जजेस केस आया था, जिसमें यह था कि एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेगा कि कौन होगा, और चीफ जस्टिस जो होंगे वो केवल और केवल आपका कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि उनका मैंडेटरी हो उनका व्यू। तो 1993 में फिर आपका सेकंड जजेस केस आया, सेकंड जजेस केस, जिसमें कहा गया कि नहीं भैया, चीफ जस्टिस का जो व्यू है वो केवल कंसल्टेटिव नहीं है बल्कि कॉन्करेंट है, मतलब कि वो होना चाहिए, जब तक चीफ जस्टिस नहीं बोलेंगे तब तक। और उसी में कोलिजियम बनाया गया 1+2 का, मतलब एक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस। फिर 1998 में थर्ड जजेस केस आया। 1998 में कौन सा आया? थर्ड जजेस केस आया, जिसमें ये कहा गया कि भैया 1+4 ना हो, मतलब कि से केवल
कोलिजियम के नंबर को बढ़ा दिया गया और कहा गया कि एक तो चीफ जस्टिस और 4 इसमें सीनियर मोस्ट जजेस उनको इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली एससीओ में इंडिया ने अभी तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी, तो इसमें उन्होंने इसमें एस जयशंकर जी हमारे कंट्री से रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने भी ये ईरान को इनवाइट किया है, ईरान को काफ़ी स्वागत किया है। आपको पता है कि ईरान जो है वो 9th एससीओ का मेंबर होने वाला है ना, 9th मेंबर ऑफ एससीओ विल बी ईरान। और यहाँ पर उन्होंने चाबहार पोर्ट के लिए भी काफ़ी पुश किया कि चाबहार पोर्ट जो है वो सेंट्रल एशिया के साथ जो डिस्टेंस है न केवल उसको घटाने में मदद करेगा बल्कि सेंट्रल एशिया के साथ क्लोजनेस लाएगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन किया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आप मुझे केवल एससीओ के बाकी 8 मेंबर्स के नाम बताइएगा। जस्ट टेल मी द नेम ऑफ 8 मेंबर्स ऑफ एससीओ। मानस रिजर्व हैज़ 2.4 टाइगर्स फॉर एवरी टाइगर। तो यहाँ पे एक सर्वे किया गया NTC यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, और उसी के अकॉर्डिंग ये आपका पता होना चाहिए कि इन्होंने कहा कि हर एक टाइगर पे 2.4 टाइग्रेसेस हैं इन द मानस टाइगर रिजर्व। NTC याद रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये प्रोजेक्ट टाइगर को मॉनिटर करती है और हर 4 साल में फॉर एवरी 4 ईयर टाइगर सेंसस भी ये कंडक्ट कराती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इट कंडक्ट्स द टाइगर सेंसस। याद रखिएगा दिसंबर 2005 में एक टाइगर टास्क फोर्स बनाई गई थी जिसने रिकमेंड किया था कि टाइगर NTC नाम की बॉडी होनी चाहिए। फिर 2006 में इसी के बेसिस इसके परिपालन में ये NTC बनाया गया, ठीक है ना। अच्छा, आपसे एक सवाल है, बताइए कि NTC कौन से एक्ट के अंतर्गत बनाया गया। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन टू यू। NTC कौन से एक्ट के अंतर्गत बनाया गया, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.